हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का। फ्रेंड्स मैं बता दूँ ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो केयरफुली वीडियो के लास्ट तक बने रहे और वीडियो को स्किप ना करें। और पहली बार हमारे इस चैनल पर विजिट किए तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं पोर्टफोलियो का बेसिक मीनिंग बता दूँ। पोर्टफोलियो से आशय यह है कि किसी एक चीज़ को टुकड़ा टुकड़ा करके बांटना पोर्टफोलियो कहलाता है। यानी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को समझने से पहले आप एक बार पोर्टफोलियो विनियोग के बारे में जाने तो अच्छा रहेगा। बता दूँ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से आशय यह है कि जब कोई व्यक्ति किसी एक चीज़ को अलग अलग भागों में डिवाइड करता है और जैसे किसी एक वस्तु का है इन्वेस्ट करना है तो इकट्ठा कोई वस्तु है उसे टुकड़ों टुकड़ों में बांटकर इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे कि आपको मान लिया जाए 1,00,000 रुपया आपके पास है तो आप 1,00,000 में से 20,000 SBI में जमा कर दिए और 20,000 पोस्ट ऑफिस में जमा कर दिए, 20,000 LIC में जमा कर दिए, 30,000 कहीं और जमा कर दिए और इसी तरह करके आप 1,00,000 रुपए को पूरी तरह से कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दिए। यानी इस उद्देश्य से कि उससे हमें फ्यूचर में इनकम में वृद्धि हो। तो इसे हम लोग पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहेंगे। यानी कि यहाँ पे जो 1,00,000 रुपए को अलग अलग हिस्सों में बांट कर हुए पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है तो ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। अब हम लोग जानेंगे कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट यानी पोर्टफोलियो प्रबंध क्या होता है। पोर्टफोलियो का मतलब आप समझ गए तो अब प्रबंध का आप अच्छे से मीनिंग जानते होंगे कि प्रबंध यानी कि मैनेज करना, किस तरह से विनियोग किया गया है उस चीज़ों को किस तरह से एक एक करके मैनेज करना। जैसे मान लिया जाए एक छोटा सा एग्जांपल के माध्यम से आप समझ सकते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में एक व्यक्ति होता है और वो अलग अलग तरह के मैनेजमेंट करता है। जैसे मान लीजिए आपके घर में किसी का शादी है तो आपके गार्जियन बोल दिए कि सारा मैनेजमेंट आप कीजिए और शादी हम लोग करा देंगे। तो शादी कराने के अलावा साउंड, टेंट, खाने पीने की व्यवस्था, मेहमानों के रहने का व्यवस्था, किस तरह से डेकोरेट करना है, डेकोरेट में कितने खर्च होंगे, भोजन का प्रबंध कैसे करना है, किस तरह का आइटम होगा भोजन में, अलग अलग तरह के कामों को आप अकेले हैंडल कर रहे हैं तो यहाँ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कहलाएगा। यानी कि आप उस चीज़ को अलग अलग तरीके से प्रदर्शित कर रहे हैं और मैनेज कर रहे हैं। किस तरह से शादी को सफल बनाना, मतलब यहाँ मेन उद्देश्य है कि शादी को सफल बनाना अच्छे तरीके से। तो यही पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होगा। फ्रेंड्स मैं बता दूँ पोर्टफोलियो प्रबंध को ही विनियोग प्रबंध भी कहा जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका शाब्दिक मीनिंग क्या होता है। फ्रेंड्स मैं बता दूं कि विनियोग प्रबंध को ही पोर्टफोलियो प्रबंध कहते हैं। विनियोग प्रबंध को पोर्टफोलियो प्रबंध के नाम से ही जाना जाता है जो मनुष्य द्वारा कोषों की वृद्धि करने की प्रक्रिया है। विनियोग प्रबंध दो शब्दों से मिलकर बना है जैसे कि विनियोग तथा प्रबंध को मिलाकर बनाया गया विनियोग प्लस प्रबंध, यानी पोर्टफोलियो प्लस मैनेजमेंट जैसे होता है उसी टाइप में। मतलब यहाँ पे विनियोग किया जाना है और जिस तरह से विनियोग किया जाएगा उसका मैनेजमेंट किस प्रकार से करना है, इसीलिए इसे विनियोग प्रबंध कहा जाता है। विनियोग से आशय वित्तीय संपत्तियों अथवा मूर्त संपत्तियों से जिनमें पूंजी लगाने के बाद एक निश्चित समय बाद निश्चित रकम की प्राप्ति की आशा होती है। यानी जैसे हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझे थे कि 1,00,000 को अलग अलग तरीके से हम लोग बांटे थे। जैसे SBI में कुछ पैसे रखे थे, कुछ इंश्योरेंस करवाए थे LIC में, कुछ पोस्ट ऑफिस में हम लोग जमा किए थे। तो वहाँ पे पैसे हम लोग इन्वेस्ट किए तो उसके बदले में हम लोगों को फ्यूचर में बैंक से इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये सोचकर कि उस पैसे का कुछ एक्स्ट्रा रकम हमें प्राप्त होगी, इसलिए हम उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिए।
यानी अपनी जो इनकम थी उस इनकम को वहाँ इन्वेस्ट करके उससे कुछ थोड़ी और ज़्यादा रकम प्राप्त करने के उद्देश्य से हम उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिए। प्रबंध का अर्थ पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय क्रियाओं को नियोजित, संगठित, निर्देशित, उत्प्रेरित, समन्वित तथा नियंत्रित करने की कला तथा विज्ञान है। विनियोग प्रबंध को सरल शब्दों में परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि आय में से उपभोग करने के उपरांत बचाए गए धन को इस प्रकार से नियोजित, संगठित, निर्देशित, उत्प्रेरित, समन्वित तथा नियंत्रित करने की कला तथा विज्ञान है, ताकि उस धन की अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके तथा उसके वास्तविक मूल्य में वृद्धि का निर्धारण लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। यानी वही व्यक्ति इन्वेस्ट करता है अपनी इनकम का जिसके पास ज़्यादा रकम होता है। पहले के ज़माने में बड़े बड़े उद्योगपति, व्यापारी विनियोग करते थे, लेकिन अब हर घर में एक विनियोग करने वाला व्यक्ति पाया जाता है। उसमें हर एक महीने की इनकम को अपनी सेविंग खर्चों से बचाकर कुछ पैसे सेव करने की कोशिश करता है और उसे अपने भविष्य के लिए सुरक्षित रखता है। तो यानी महीने भर के खर्च कर लेने के बाद जो वे सैलरी से बच जाता है पैसा, वे पैसे को इन्वेस्ट कर देता है ताकि उसे भविष्य में मोटी रकम प्राप्त हो। यानी एक महीने करके कुछ पैसे को अगर सेव रखा जाए तो फ्यूचर में वो जमा हो जाती है और हम उस पैसे से कुछ बड़े काम कर लेते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की कुछ परिभाषाएं इस प्रकार हैं। पहला है हेनरी साविन के अनुसार, प्रबंध का आशय इच्छित परिणाम की प्राप्ति हेतु किए गए उद्देश्य पूर्ण कार्य से है। कुछ स्थितियों में प्राप्य लक्ष्यों का निर्णय करने तथा परिभाषित करने का कार्य विनियोग प्रबंधकों के लिए सबसे कठिन कार्य है। जब यह कार्य संपन्न हो जाता है तब दूसरा प्रश्न यह उठता है कि किस प्रकार हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सर्वोत्तम विधि से आगे बढ़े। इस प्रश्न का संपूर्ण उत्तर है एक विनियोग कार्यक्रम या विनियोग नीतियों का एक समूह, जिसमें यह बताया गया है कि अभी क्या करना है तथा भविष्य के विभिन्न परिस्थितियों में क्या करना है। विभिन्न तरह की थिंकिंग आने लगती है। यानी कि जब एक व्यक्ति द्वारा इन्वेस्ट कर लिया जाता है कि हमें आज हम इतने रुपए यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो फ्यूचर में हमें इतने पैसे प्राप्त होंगे, लेकिन इसमें सबसे मेन मुद्दा यह आता है कि अगर प्लानिंग के मुताबिक पैसे इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो बाद में बहुत बड़ी जोखिम का भी सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए जब पैसे को इन्वेस्ट करने का कार्य संपन्न हो जाता है तो प्रश्न अनेक तरह के माइंड में आने लगते हैं कि किस प्रकार से हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति करेंगे, सर्वोत्तम विधि से आगे कैसे बढ़े कि जितना मैं इन्वेस्ट किया हूँ उससे दोगुना मुझे लाभ की प्राप्ति हो। जिसमें यह बताया गया कि अभी क्या करना है तथा भविष्य के विभिन्न परिस्थितियों में क्या करना है। विनियोग प्रबंध का तीसरा भाग है। विनियोग नीतियों के अनुरूप विशेष प्रतिभूतियों का चयन करके नीतियों का क्रियान्वयन किया जाता है। इन नीतियों का क्रियान्वयन के लिए समयानुसार विभिन्न प्रतिभूतियों का क्रय एवं विक्रय किया जाता है। उपयुक्त परिभाषा के अनुसार विनियोग प्रबंध के निम्नलिखित तत्व स्पष्ट होते हैं। पहला है इच्छित लक्ष्यों का निर्णय करना तथा उन्हें परिभाषित करना होता है। दूसरा है लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विनियोग कार्यक्रम बनाना तथा विनियोग की नीतियों का निश्चय करना। यानी जब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में यानी कि विनियोग जब किया जाता है तो उसका मैनेजमेंट कैसे करना है इसके बारे में पहले से ही लक्ष्य निर्धारित कर लिया जाता है। अगर एक व्यक्ति बिना सोचे समझे कहीं विनियोग कर देता है तो वो भविष्य में बहुत बड़ी हानि में डूब सकता है। इसीलिए विनियोग करने से पहले लक्ष्य का निर्धारण के बारे में निर्णय ले लिया जाता है। लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विनियोग कार्यक्रम बनाना तथा विनियोग के नीतियों का निश्चय करना होता है।
तीसरा पॉइंट है विनियोग नीतियों का क्रियान्वयन करना, यानी जो इन्वेस्टमेंट के लिए पॉलिसी बनाई जाती है उनके लिए किस तरह से कार्यों को करना है, उनका क्रियान्वयन किया जाता है, उसके अनुरूप प्रतिभूतियों का क्रय एवं विक्रय किया जाता है। विनियोग प्रबंध या पोर्टफोलियो प्रबंध के महत्व एवं उद्देश्य, यानी कि एक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट यानी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का क्या मुख्य उद्देश्य होता है, क्यों इसे किया जाता है, वे अब हम आगे जानेंगे। वर्तमान परिस्थितियों में विनियोग प्रबंध अधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है, यानी आज के जनरेशन में इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का मांग बहुत ज़्यादा होते जा रहा है। आजकल सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में घर घर लोग बिजनेस करना चाहते हैं और सब कोई पूंजी लगाकर कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करके भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए विनियोग करते हैं। तो इसके बढ़ते हुए महत्व को देखते हुए प्रत्येक विनियोगता अपने अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विनियोग करता है। विनियोग प्रबंध के उद्देश्य अथवा महत्व निम्नानुसार है। देखिए कौन कौन व्यक्ति इसमें इन्वेस्ट करता है, कैसे कैसे लोग इन्वेस्ट करने में अपना योगदान देते हैं। पहला पॉइंट है सेवानिवृत्ति के उपरांत पर्याप्त धन हेतु, यानी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सर्विस लेवल के होते हैं, जब उनका रिटायरमेंट हो जाता है या फिर उनकी एज ज़्यादा हो जाती है, प्राइवेट जॉब भी करता है, तो उनके पास पैसे इकट्ठा हो जाती है और या फिर रिटायरमेंट के बाद जो पैसे मिलते हैं उन पैसों को वे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने के बारे में सोचने लगते हैं। एक व्यक्ति 55 से 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होता है। सेवानिवृत्ति के उपरांत अपने शेष जीवन का सम्मानपूर्ण ढंग से जीने के लिए उसे कुछ धन तथा नियमित आय की आवश्यकता महसूस होती है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु व्यक्ति अपनी आय का कुछ हिस्सा बचाता है तथा उसे ऐसे उपयोगी विनियोग में लगाता है ताकि उसके धन के वास्तविक मूल्य में वृद्धि हो सके एवं नियमित भी प्राप्त होती रहे। विनियोग प्रबंध उनके इस उद्देश्य की पूर्ति करता है। लेकिन आज के ज़माने में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने एज के हिसाब से अभी से ही अपने पैसे सेविंग करके रखते हैं, अभी से ही कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके रखते हैं। दूसरा पॉइंट है करों का भार कम करने के लिए। वर्तमान में जहां एक और व्यक्तिगत करों जैसे आयकर, इनकम टैक्स, धन कर, उपहार कर आदि के दरों में वृद्धि हो रही है, वहीं दूसरी और कुछ विशिष्ट मदों में विनियोग करने जैसे जीवन बीमा, प्रोविडेंट फंड, राष्ट्रीय बचत पत्र, यूनिट आदि पर करों में छूट भी मिलती है। एक उचित विनियोग योजना को अपनाकर व्यक्ति करों से छूट प्राप्त कर सकता है तथा कर का भार हल्का कर सकता है। यानी बहुत सारे ऐसे हैं जैसे कि अगर साल भर में आपके इनकम बहुत ज़्यादा होने लगती है तो उसमें से आय कर देना पड़ने लगता है और फिर धन कर भी लगने लगता है। तो वहीं कहीं ना कहीं जिस तरह से इस तरह की दरें बढ़ रही है, वहीं लोग इंश्योरेंस करवा रहे हैं, प्रोविडेंट फंड से जुड़ रहे हैं और राष्ट्रीय बचत पत्र, यूनिट आदि खुलवा कर अपनी पैसे को डिपॉजिट कर रहे हैं और अपने फ्यूचर को सेव कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट है मुद्रा प्रसार का प्रभाव कम करने के लिए, यानी पोर्टफोलियो का उद्देश्य होता है कि जो मुद्रा का प्रसार किया जा रहा है उसका प्रभाव कम हो सके। पिछले कुछ वर्षों में बाजार में वस्तु की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि होती जा रही है तथा मुद्रा की कीमत में कमी हो रही है। यदि कोई व्यक्ति अपनी बचत को यूं ही पड़ा रहने दे तो कुछ वर्षों के उपरांत मुद्रा प्रसार के प्रभाव के कारण उसके क्रय मूल्य में कमी आ जाएगी। इस प्रकार यह आवश्यक हो जाता है कि कठिन परिश्रम से की गई बचत का विनियोग ऐसी जगह किया जाए जहां उसके वास्तविक मूल्य में वृद्धि हो तथा नियमित आय भी मिलती रहे। विनियोग प्रबंध का ज्ञान इस उद्देश्य की प्राप्ति में बहुत सहायता करता है। यानी आज के जनरेशन में सभी लोगों को अपने लाइफ के बारे में सोचना पड़ता है और सभी थोड़ा बहुत पैसे जितने भी कमाते हैं अपनी दिनचर्या में वे पैसों को कुछ
बचा कर रखते हैं, ताकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं रोज़ाना कमाते हैं, कमा खा के सब उड़ा देते हैं। तो वैसे नहीं करना चाहिए। ऐसे में फ्यूचर में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए अपने कमाए के कुछ पैसे को सेव करके LIC या फिर अपने बैंक खातों में जमा करके रख सकते हैं, ताकि आने वाले फ्यूचर में बच्चों को भी कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए विनियोग प्रबंध का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से अपने पैसे को मैनेज करके रखना है, किस तरह से कहीं इन्वेस्ट करें जो कि वहाँ से कुछ पैसे अर्न होते रहे। चौथा पॉइंट है अतिरिक्त आय का उचित विनियोजन, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत रोजगार तथा शिक्षा के अवसरों में वृद्धि हुई है। समाज में महिलाएं जो लगभग अशिक्षित ही रहती थी, अब न केवल शिक्षा प्राप्त करती है बल्कि पारिवारिक आय में वृद्धि के लिए विभिन्न नौकरियों में भी जाती है। परिवार में पुरुष तथा महिला दोनों के पास रोजगार होने के कारण आज ये वृद्धि होती ही है। इस बढ़ी हुई अतिरिक्त आय के उचित विनियोजन करने का उद्देश्य की पूर्ति के विनियोग प्रबंध के ज्ञान से संभव हो सकती है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि जैसे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, पहले स्वतंत्रता, हमारे देश की स्वतंत्रता से पहले महिलाओं की शिक्षा के प्रति विरोध किया जाता था, महिलाएं नहीं पढ़ती थी। लेकिन आज शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात वे कहीं ना कहीं कुछ जॉब कर रही हैं और पुरुष और महिला परिवार में आज कुछ जॉब करके अपने इनकम में वृद्धि कर लेते हैं। इस तरह से उनके लाइफ और भी ज़्यादा सिक्योर हो जाता है। पांचवा पॉइंट है तरलता के उद्देश्यों में पूर्ति के लिए, यानी प्रत्येक व्यक्ति भविष्य की आवश्यकताओं के लिए बचत तो करता ही है, साथ ही साथ वह यह भी चाहता है कि उसका ध्यान ऐसी जगह विनियोजित किया जाए ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसे प्राप्त हो सके। दूसरे शब्दों में वह तरलता बनाए रखता है। संपत्तियों में रोकड़ सबसे अधिक तरल संपत्ति है, किंतु रोकड़ के तरल के रूप में रखे रहने से कोई लाभ नहीं होता, बल्कि मुद्रा प्रसार के कारण उसकी वास्तविक कीमत में कमी हो जाती है। इस प्रकार से रोकड़ को कहीं ना कहीं ऐसी जगह विनियोजित करना आवश्यक होता है जहां तरलता भी बनी रहे। यानी आज के ज़माने में बहुत सारे ऐसे होते हैं कि पैसे तो कमाते हैं लेकिन पैसे को अपने पास ही रखते हैं। ऐसा नहीं, पैसे को अपने पास रखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर देंगे तो उससे कुछ ज़्यादा मात्रा में पैसे प्राप्त हो सकते हैं। अपने पैसे को किसी ऐसे जगह विनियोजित करें ताकि वहाँ तरलता भी बनी रहे और भविष्य में आपको इनकम भी मिलती रहे तथा लाभ भी कमाया जा सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रतिभूतियों, विशेष रूप से ऐसी कंपनियों के अंश शेयर्स खरीदे जाते हैं जिन्हें बाजार में शीघ्र बेचकर नकदी प्राप्त की जा सके। न केवल व्यक्ति बल्कि विभिन्न व्यावसायिक संस्थाएं तथा बैंक आदि भी अपनी रोकड़ को ऐसे अंशों में विनियोजित करती है जिन्हें बेचकर शीघ्र रोकड़ तैयार किया जा सके। बैंक तथा वित्तीय संस्थाएं अपनी रोकड़ से अंशों को खरीद लेती है तथा जब रोकड़ की आवश्यकता अनुसार तरलता भी बनी रहती है। यह बता दिया जाए कि यह बात है कि विनियोग प्रबंध के अध्ययन से ही याद हो सकती है। यानी एक अच्छे विनियोगकर्ता बनने के लिए, अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए एक विनियोग प्रबंध का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। पैसे को किस तरह से सेव करके रखना है, किस तरह से कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे पैसे को दोगुना किया जाए, थोड़ी रकम से किस तरह से बिजनेस स्टार्ट किया जाए, ये सभी चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। सातवां पॉइंट है आय को अधिकतम करने के लिए विनियोग प्रबंध के अध्ययन से विनियोगता अपनी आय अधिकतम कर सकता है। यानी जो व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी नहीं है तो वो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के बारे में अध्ययन करके, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करके वे अपने इनकम को बढ़ा सकता है। विनियोग प्रबंध का अंतिम उद्देश्य या लक्ष्य विनियोग से प्राप्त होने वाली आय को अधिकतम ही करना होता है। बाजार में तरह तरह की प्रतिभूतियां, अंश एवं ऋण पत्र उपलब्ध होते हैं जिनमें विनियोग किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार की संपत्तियों जैसे मकान, जमीन, सोने में भी विनियोग किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत
बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना देते हैं और बिल्डिंग बनाने में जितने खर्चे होते हैं वो लगा देते हैं और उससे उस मकान को किराए में देकर भी इनकम प्राप्त करते हैं। बहुत सारे लोग ज़मीन भी बंधक में दे देते हैं और या फिर सोने को भी विनियोग करके बहुत पैसे कमा लेते हैं। विभिन्न प्रकार की संपत्तियों जैसे मकान, ज़मीन तथा सोने में भी विनियोग किया जा सकता है। देश की अर्थव्यवस्था को अनुरूप इन विनियोग के मूल्यों में उतार चढ़ाव होता रहता है। विनियोग प्रबंध को जानकर उचित समय पर इन विनियोग को क्रय करता है तथा बेचता है। क्रय एवं विक्रय के संबंध में विनियोक्ता द्वारा लिए गए सही निर्णय से लाभ को अधिकतम किया जा सकता है। 8वां पॉइंट है सही विनियोग का चुनाव करने के लिए। बाजार में तरह तरह के विनियोगों में धन लगाने के अवसर उपलब्ध होते हैं। लाभ, जोखिम, अनिश्चितता के तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा सही विनियोग का चुनाव किया जा सकता है। यानी विनियोग प्रबंध के माध्यम से इसका अध्ययन करके जो भविष्य में जोखिम एवं अनिश्चितताएं होती है उसका अध्ययन करके एक अच्छा विनियोग का चुनाव करके अच्छी प्रॉफिट कमाई जा सकती है। जोखिम तथा अनिश्चितता से भयभीत विनियोगता कुछ कम लाभ प्राप्त करके भी संतुष्ट हो लेता है। कम जोखिम तथा कम अनिश्चितता वाले विनियोगों से यद्यपि लाभ कम होता है किंतु इससे मूलधन सुरक्षित होता है एवं ब्याज से आय नियमित रूप से होती रहती है, जबकि इसके विपरीत अधिक जोखिम एवं नियमित रूप से आय प्राप्त होने की गारंटी नहीं होती है। साथ ही कभी कभी तो अपने मूलधन से भी हाथ धोना पड़ता है। विनियोग प्रबंध का अध्ययन अपनी रुचि एवं आवश्यकता के अनुरूप सही विनियोग को चुनने का योजना बनाने में सहायता पहुंचाता है। यानी विनियोग प्रबंध में मूल रूप से व्यवसाय करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। 9वां पॉइंट है पारिवारिक दायित्वों को पूरा करने के लिए। यानी जो विनियोग प्रबंध है ये परिवार के जो दायित्व होते हैं, जो कर्तव्य होते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना, शादी ब्याह करना, ये सभी चीज़ों को पूरा करने के लिए भी विनियोग मैनेजमेंट किया जाता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट किया जाता है। विभिन्न व्यक्तियों को अपने पारिवारिक दायित्व होते हैं। बहुत सारे जितने भी दुनिया में परिवार है सभी परिवार के लोगों का यह दायित्व होता है, गार्जियन का यह दायित्व होता है कि बच्चों की शिक्षा, विवाह, रहने के लिए मकान तथा सेवानिवृत्त के उपरांत पारिवारिक भरण पोषण आदि के दायित्व ऐसे ही कुछ दायित्व होते हैं। यानी कैसे लोगों को रखना है, अपने परिवार के लोगों को, उनके लिए रहने के लिए मकान, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सभी चीज़ों की व्यवस्था किस तरह से करना है, ये सभी दायित्व एक गार्जियन के ऊपर आता है, एक परिवार के ऊपर आता है। तो विनियोग प्रबंध के अध्ययन से इन दायित्वों की पूर्ति हेतु उचित योजना बनाने में सहायक होता है। विनियोग की उचित योजना बनाने में सही समय पर धन उपलब्ध हो सकता है तथा पारिवारिक दायित्व की पूर्ति की जा सकती है। उदाहरणार्थ बच्चों के शिक्षा के लिए निर्धारित अवधि के लिए बैंक की अस्थायी जमा, फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम या फिर राष्ट्रीय बचत। सेवानिवृत्ति के बाद जीवन निर्वाह के लिए भविष्य निधि प्रोविडेंट फंड में राशि जमा की जा सकती है। मकान बनाने के लिए कंपनी के ऋण पत्र लिए जा सकते हैं कंपनी से। जिस व्यक्ति के जीवन पर पूरा परिवार आश्रित हो वह जीवन बीमा में धन लगा सकता है ताकि उसके ना रहने पर भी परिवार का कोई कष्ट ना हो। बच्चों के विवाह के उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए यूनिट ट्रस्ट की CGPA की योजना अपनाया जा सकता है, परिवार को यदि नियमित आय प्राप्त करना हो तो। यानी यहाँ मेन रूप से ये बताया गया है कि एक परिवार के जो गार्जियन होते हैं उन्हें यह रिस्क लेना पड़ता है, ये रिस्क उठाना पड़ता है कि किस तरह से अपने परिवार का मैनेज करना है, किस तरह से उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना है। तो ये चीज़ विनियोग मैनेजमेंट के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है कि आप अपने पैसे को किस तरह से डिपॉजिट करके रख सकते हैं। यानी आपके मर जाने के बाद भी आपके परिवार को किसी तरह का कोई कष्ट ना हो। अगर आप अभी से थोड़ा थोड़ा पैसे बचा के रखेंगे तो भविष्य में उस स्कीम के तहत आपको 2 गुना रकम भी मिल सकता है। जैसे इंश्योरेंस किया
हुआ रहता है किसी व्यक्ति का, अगर जैसे कि कोई गाड़ी का या कोई व्यक्ति का कोई पैसे कहीं रखते हैं, LIC जीवन बीमा पॉलिसी ये सब में अगर पैसे रखते हैं तो बाद में किसी तरह की कोई समस्याएं नहीं आती है। यही विनियोग मैनेजमेंट के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। इसका मेन उद्देश्य यही होता है, यानी पैसों का सेव करना विनियोग प्रबंध कहलाता है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है यह क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर करें। धन्यवाद।